हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिसीजन मेकिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। निर्णयन एक प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में किसी कार्य के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। इन शॉर्ट, डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उनमें से किसी एक को चूज करना और उस चूज किए हुए जो भी डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। आइए डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन अकॉर्डिंग कुंज एंड विरिच, डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। कंक्लूजन देख लेते हैं। निर्णयन एक मानसिक प्रक्रिया, एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा न करने अथवा समस्या के समाधान के लिए दो या दो से अधिक उपलब्ध अवसरों में से किसी एक अवसर का चयन किया जाता है। यह प्रक्रिया जिसमें किसी कार्य की कार्यविधि को निश्चित किया जाता है तथा अनिश्चय की स्थिति को निश्चय की स्थिति में बदला जाता है। यानी कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो उस समय, जब भी आप काम कर रहे हो तो उस समय आपके पास दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। उनमें से किसी एक को चूज करके एग्जीक्यूट करना हमारा डिसीजन मेकिंग माना जाता है। अब इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस में सबसे पहले है टू परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन, प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन में, यानी कि डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है, इम्पोर्टेंस देता है कि मैनेजरियल फंक्शन, यानी मैनेजरियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। तो इन सब में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर है फॉर द सक्सेस ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशन, के सफलता के, संपूर्ण संस्था की सफलता के लिए, कि जो आपका निर्णयन है वो संस्था को गति प्रदान करता है और निर्णयन की प्रक्रिया रुकने पर संपूर्ण संस्था, जो पूरा फर्म है, उसकी भी गति रुक जाती है। फिर है आपका टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं के निवारण के लिए। निर्णयन प्रक्रिया को हम समस्या निवारण प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित करते हैं। इस प्रक्रिया में हम समस्या के समाधानों के लिए विकल्प खोजते हैं और सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स होता है उसको पिक करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजर। ये माना जाता है कि अगर अच्छे प्रबंधक है, अच्छे मैनेजर्स है तो डिसीजन ऑटोमेटिक ही अच्छे हो जाते हैं। फिर है आपका टू लिमिट रिस्क, कि सुदृढ़ निर्णयों, तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर पूर्ण विवेक से लिए जाते हैं तथा इससे प्रबंधकों के निर्णय अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि संस्था के भौतिक, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने से। फिर है आपका टू अचीव इंस्टीट्यूशनल गोल, यानी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णयन बहुत जरूरी है। फिर है आपका के टू मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजर, निर्णयन प्रबंधकों के अस्तित्व का प्रमाण है कि प्रबंधक, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच का प्रमुख एक आधार है डिसीजन मेकिंग। इसी के साथ हमारा इम्पोर्टेंस खत्म होता है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन। डिसीजन के प्रकार, निर्णय के प्रकार। निर्णय के प्रकारों को हमने छह पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्रोग्राम और अनप्रोग्राम्ड। हर्बर्ट साइमन ने प्रोग्राम और अनप्रोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्रोग्राम डिसीजन और अनप्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन वे डिसीजन होते हैं जो हम डेली रूटीन में बार बार लेते हैं। जैसे हमारे जो रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं उनको हमने पहले से ही डिसाइड कर दिया है, यानी कि हर बार नई नीति अपनाने की या नई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती है और इससे मैनेजर एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं और जिससे वो हर प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अनप्रोग्राम डिसीजन। अनप्रोग्राम डिसीजन वे होते हैं जो हर नई प्रॉब्लम, हर नई सिचुएशन के संबंध में होते हैं, जो डेली रूटीन से रिलेट नहीं करते हैं और हर परिस्थिति में उनको पहले से ही अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए जैसे जो कंडीशन क्रिएट होती है उस अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है आपका बेसिक एंड रूटीन डिसीजन। बेसिक एंड रूटीन डिसीजन का मतलब, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बेसिक डिसीजन, सेकेंड है रूटीन डिसीजन।
बेसिक डिसीजन का मतलब यह होता है कि बेसिक डिसीजन को हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी कह सकते हैं। इसमें कि कुछ लोग कई बार एक बार के निर्णय, मतलब इसको हम एक ही बार, जैसे अस्तित्व से रिलेटेड, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, अगर संस्था के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं आधारभूत निर्णय। फिर है हमारा रूटीन डिसीजन, यानी दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित लिए जाने वाले, दिन में अनेक बार और उन निर्णयों को बार बार यूज किया जाता है, वो होते हैं हमारे रूटीन डिसीजन। फिर है आपका पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। पर्सनल डिसीजन यानी वे डिसीजन होते हैं जो व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत स्थिति में रहकर लिए जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन वे होते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा संस्था की ओर से अपनी औपचारिक स्थिति के अंदर लिए गए हो। एक संस्था के प्रबंधक अपने अधिकारों के अंतर्गत ऐसे निर्णय लेते हैं, अतः ऐसे निर्णय संस्था के निर्णय माने जाते हैं तथा संस्था उनसे बाध्य होती है। इसके बाद है आपके फोर्थ पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन वे होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट करते हैं। ऐसे निर्णय लेने में असामान्य विवेक और अनुभव की अत्यधिक आवश्यकताएं होती है। प्राय ये हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। इसी में आगे ऑपरेटिंग डिसीजन वे होते हैं जो क्रियान्वयन, जब भी हम कोई भी पॉलिसीज ऑपरेट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब वो लिए जाते हैं, और ये हमेशा मिडिल लेवल और ऑपरेशनल मैनेजर के थ्रू लिए जाते हैं। फिर फिफ्थ है आपका प्लान्ड और अनप्लान्ड डिसीजन। प्लान डिसीजन को किलियन ने, मैनेजमेंट जो स्पेशलिस्ट है किलियन, उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लान और अनप्लान्ड। प्लान का मतलब है कि जो पहले से ही डिसाइडेड पॉलिसीज, पहले से ही डिसाइडेड प्लानिंग और जो भी रूल्स हैं, वो उनसे रिलेटेड जो भी लॉजिकल जो भी फैक्ट्स दिए जाते हैं वो सारे होते हैं प्लान्ड डिसीजन। और अनप्लान्ड डिसीजन यानी जैसे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके अनुसार निर्णय देना और पहले से ही कोई नीति नियम तय नहीं होना, वो होता है अनप्लान्ड। फिर लास्ट है आपका इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इंडिविजुअल का तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक व्यक्ति जो निर्णय लेता है, एक एकल व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो होता है एकाकी निर्णय यानी इंडिविजुअल, और जो ग्रुप में डिसीजन लिए जाते हैं यानी एक से अधिक लोग जिसमें होते हैं वो होते हैं हमारे ग्रुप डिसीजन। आगे पढ़ते हैं रेशनलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। रेशनलिटी क्या होता है? रेशनल डिसीजन मेकिंग इज द मल्टी स्टेप प्रोसेस फ्रॉम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन थ्रू सॉल्यूशन फॉर मेकिंग लॉजिकल साउंड डिसीजन। A logical multi-step model for choosing between alternatives that follows an orderly path from problem identification through situation। के विवेकशीलता वह योग्यता है जो निर्णय में व्यवस्थित, तर्कपूर्ण, समय या सम्यक दृष्टिकोण को अपनाने में सहायता करती है। इन शॉर्ट, रेशनलिटी वह स्किल्स है जिसमें हम अल्टरनेटिव्स या ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम डिसीजन ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसकी कुछ अजम्पशंस दे रखी हैं। सबसे पहली है लॉजिकल होती है, फिर ऑब्जेक्टिव होनी जरूरी है यानी वस्तुनिष्ठता या निष्पक्ष होना चाहिए, फिर है पर्याप्त सूचना, फिर है समस्याओं की स्पष्टता यानी क्लैरिटी इन प्रॉब्लम्स, फिर है क्लैरिटी इन गोल्स, लक्ष्य की स्पष्टता, विकल्पों की जानकारी, डिटेल अबाउट अल्टरनेटिव्स, नॉलेज अबाउट प्रेफरेंसेस यानी प्रायोरिटीज किन किन की है वो ध्यान होना चाहिए। फिर है आपका डिसीजन बेस कि हमारा डिसीजन, हमारा निर्णय किस बेस पर हम स्टैंड करवा रहे हैं। फिर है नो टाइम बाउंडेशन, नो लिमिट फॉर एनी डिसीजन मेकिंग। फिर है इसमें कि विवेकशील निर्णय के लिए मान्यता है कि उसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। फिर है कि पर्याप्त संसाधन, रिसोर्सेज, कि एक विवेकशीलता की आशा की तभी की जा सकती है जब हमारे पास रिसोर्सेज ऑप्टिमम हो। फिर है हमारे बेनिफिट ऑफ फर्म, कि संस्था का हित होता है इससे। आगे इसकी कुछ लिमिटेशन दे रखी है रेशनलिटी की। सबसे पहला है अनसर्टन फ्यूचर, यानी कि अनिश्चित भविष्य होता है कि आगामी समय में क्या होने वाला, ये बहुत ही अनिश्चित होता है। इसके लिए रेशनलिटी का डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, सीमित सूचनाएं होती हैं। एक व्यक्ति सीमित मात्रा में ही सूचनाएं प्राप्त कर सकता है और उसका विश्लेषण और उपयोग कर सकता है, इसलिए हमेशा ही रेशनलिटी डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं है। अनक्लियर एंड प्रॉब्लम्स, समस्याओं की अस्पष्टता। फिर है कि डिटेल डिस्कशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, सभी विकल्पों पर विचार
असंभव सा दिखता है, क्योंकि सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं उन सबको एनालाइज करना, उन सबको स्टडी करने के बाद उन सब पर अपना विचार कायम करना, ओपिनियन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर है परपेचुअल बियास, यानी कि बोधात्मक पक्षपात के एक जो भी निर्णय करता होता है, जो भी डिसीजन मेकर होता है, वो अपने पक्षपात अनजाने जाने अनजाने में कर सकता है, तो वो भी डिफ़िकल्ट है। फिर है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सूचना की किस्म कैसी है, कि वे आसानी से उपलब्ध होने वाली अप्रमाणित डिटेल्स है, फैक्ट्स है या इंफॉर्मेशन है। फिर है पूर्व निश्चित निर्णय, यानी एक्सपेंसेस, पहले से डिसाइडेड कोई भी डिसीजन है तो उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर है असफलता जनित प्रतिबद्धता। फिर दे रखा है एक्सपेंसेस। फिर है नॉट इंटरेस्टेड इन इनोवेशन। रेशनलिटी हमेशा इनोवेशन नव प्रवर्तन के खिलाफ मानी जाती है, कि ऐसा डिसीजन हमेशा जो रूटीन चलता है उसी वे से हमेशा आगे चलता रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस। क्या होती है प्रोसेस? डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले हम पहला जो स्टेप है वो हम देखते हैं डिफाइनिंग द प्रोसेस। हम अपनी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स के हम अपनी समस्याओं को पहले व्याख्या करते हैं, हम अपनी समस्याओं को डिटेल करते हैं, ठीक से समझने का प्रयास करते हैं कि हमको एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जब हमको पता चल जाता है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तब हम उसको एनालाइज करते हैं उस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद एनालाइज करने के बाद डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो जाते हैं, उन सबको हम डेवलप करते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन अल्टरनेटिव्स, यानी हमने जो जो अल्टरनेटिव्स लिए हैं उनको इवैल्यूएशन करना है। उनके बाद इवैल्यूएशन होने के बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव्स को। सेलेक्ट करने के बाद हम अपने डिसीजन पर वो लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। एंड लास्ट स्टेप है आपका फॉलो अप एंड फीडबैक, यानी कि आपका डिसीजन कहाँ तक लागू हुआ है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद है कि डिसीजन मेकिंग के कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल बिहेवियर। डिसीजन मेकिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी मैनेजर अगर कोई भी डिसीजन दे रहा है तो वो अपने ह्यूमन जो आपका बिहेवियर है उसको हमेशा सही समय पर उसको ऑब्जर्व करना है, किस दशा में किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, बल्कि वो चेंजेबल वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है और उसके बाद जो अपने अधीनस्थ और सहकर्मी है उनसे व्यवहारों का अध्ययन लेना चाहिए। सेकेंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति उन मूल्यों, उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं का संतुष्ट करने का प्रयास करता है जिन्हें वह अपने स्वयं के हित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमेशन, अधिकतम लाभ का सिद्धांत। हर कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए ही काम करती है। कंपनी का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि वो हमेशा अपने प्रॉफिट को लोगों के हित के साथ जोड़कर काम करे और वो समन्वय करे कि अधिकतम प्रॉफिट किस तरह से हम कमा सकते हैं, यानी कि अपने मानवीय, राष्ट्रीय उद्देश्यों और सेवाओं और आर्थिक जो हमारी संस्था के उद्देश्य हैं, इन चारों का कोऑर्डिनेशन बिठाए आपस में और फिर अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, यानी अनुपात का सिद्धांत, कि भूमि, श्रम, पूंजी यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रिसोर्सेज का हम प्रपोर्शन निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल करके हम डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, यानी टाइमिंग का सिद्धांत ये कहता है, फिर दे रखा है आपके कि अगर आवश्यकता से अधिक संस्था उपलब्ध होंगे तो साधनों के संग्रह में श्रम और धन दोनों ही दुरुपयोग होगा। फिर दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि परिस्थितियां परिवर्तनशील होती है। व्यवसाय में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट होते हैं, तो हमेशा वो एक जैसे डिसीजन फॉलो अप नहीं करवा सकता, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट अलग होता है और एक्सटर्नल अलग होता है, दोनों की परिस्थितियां अलग होती है। फिर दे रखा है, देखो 6 तो थे जो इम्पोर्टेंट थे, हिलर ने कुछ एक्स्ट्रा भी बताया है प्रिंसिपल, वो भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। अदर्स में दे रखे हैं 4 प्रिंसिपल। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन,
कि निर्णय का ये सिद्धांत बताता है कि जो निर्णय करते हैं ना, उससे संबंधित सभी पक्षकारों को भागीदारी दी जानी चाहिए, यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो सभी लोग आपस में मिलकर करें और उससे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनको भी सॉल्यूशन सभी मिलकर करें। फिर है प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है कि आपकी विकल्पों का जब भी अल्टरनेटिव्स ले तो उसकी तुलनात्मक कंपैरेटिव इवैल्यूएशन के बाद सबसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स होता है उसको चूज करके हम उसका विकास करें और उसको ऑप्टिमम डिसीजन तक पहुंचाना है। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी प्रत्येक समस्या का प्रत्येक विकल्प अनेक तत्वों या सीमाओं पर प्रभावित होता है। बहुत सारे ऐसे कि जो प्रबंधक जितने तत्व या सीमांत घटकों को ध्यान में रखकर विकल्पों का सही मूल्यांकन करेगा वो उतने ही अच्छे निर्णय पर पहुंच सकेगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड प्रोसेस, यानी कि व्यवस्थित निर्णय प्रक्रिया को अपनाकर समस्या का उचित समाधान ढूंढा जा सकता है। इसलिए इसमें एक्सपीरियंस, स्किल्स और लॉजिकल एनालिटिक्स सब कुछ यूज करके हम अच्छे डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। फिर दे रखा है लास्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये जिस एनवायरनमेंट में रहकर, ये सिद्धांत यही बतलाता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो फ्लेक्सिबल है, यानी चेंजेबल है, लोडशील है, तो वहाँ पर कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है। इसके लिए परिवर्तित परिस्थितियाँ उनके अनुसार हमको डिसीजन लेना है। आगे दे रखे हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, कि फैक्टर टू बी कंसिडर इन डिसीजन मेकिंग, जिनको हमको ध्यान रखना है कि ये फैक्टर्स आवश्यक हैं। सबसे पहला है विद इन अथॉरिटी, यानी अधिकारों के अंतर्गत रहकर ही हमको सीमा के बाहर नहीं जाना है, सीमा के बाहर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। फिर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर दे रखा है पर्पसफुल होना ज़रूरी है। फिर दे रखा है पर्पसफुल में दे रखा है कि हमेशा निर्णय लेने से पहले उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए तथा डिपार्टमेंट द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के उद्देश्य संस्था के उद्देश्य से मेल खाने चाहिए। फिर दे रखा है इकोनॉमिकली। फिर है एक्सेप्टेबल होना चाहिए, स्वीकृति योग्य, व्यवहारिक होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए, लीगल होने चाहिए, वैधानिक, कंप्लीट और कंप्रहेंसिव होने चाहिए, यानी पूर्ण और व्यापक होने चाहिए, सोशल ओरिएंटेशन होने चाहिए, समाज उन्मुख होने चाहिए, समाज के हितों की पूर्ति में योगदान मिलना चाहिए उन निर्णयों का। फिर एथिकल होने चाहिए। एक निर्णय तभी अच्छा माना जाता है जब वो एथिकल हो, एथिक्स के अनुसार काम करे वो। एंड लास्ट है आपका टाइमलीनेस होना चाहिए, यानी कि टाइम का सबसे मेन रोल है, क्योंकि टाइम के अनुसार अगर हमने निर्णय पूरे नहीं किए तो हमारा उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। फिर आगे देखते हैं कुछ मेथड्स दे रखे हैं टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन क्वांटिटिव एंड क्वांटिटिव। नॉन क्वांटिटिव को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक्सपीरियंस मेथड, इंट्यूशन टेक्निक्स, इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड ग्रुप डिसीजन। एंड क्वांटिटिव मेथड्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल टेक्निक्स, ऑपरेशनल, फिर मेथड्स, एंड फिर दे रखा है आपका अदर मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। आइए पढ़ते हैं नॉन क्वांटिटिव मेथड्स के से स्टार्ट करते हैं। नॉन क्वांटिटिव मेथड्स के टेक्निक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सपीरियंस मेथड। एक्सपीरियंस मेथड वह होता है जिसमें मैनेजर अपने डिसीजन अपने एक्सपीरियंस और अपने विवेक, अपने जजमेंट के हिसाब से वो डिसीजन लेता है और उन डिसीजन को उस समय यूज़ करता है जिस समय वो यूज़फुल हो। ये टेक्निक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड है जिसको हम क्विकली और फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। फिर है आपका इंट्यूशन टेक्निक। इंट्यूशन टेक्निक का मतलब होता है कि इस विधि के अनुसार निर्णय करते समय व्यक्ति तर्क का सहारा लेता है, यानी जो लॉजिक होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। निर्णय लेते समय वो अपनी भावनाओं के अनुरूप ही स्थिति की कल्पना करता है और समस्या का तर्कपूर्ण समाधान खोज सकता है। फिर दे रखा है इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट एंड ट्रेडिशन। प्रबंधक संस्थागत प्रलेखों और परंपराओं का उपयोग करके भी निर्णय करता है। इस विधि में प्रबंधक उसी अनुरूप निर्णय करते हैं जैसा संस्था प्रलेखों और परंपराओं में निर्धारित है। फिर है आपका फोर्थ मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निक, यानी कि ये एक मार्गदर्शक है और इसके अनुसार संबंध में निर्णय कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्वतंत्रता नहीं मानी जा सकती है, पर ये हेल्पफुल है गाइड करने के लिए। फिर लास्ट दे रखी है आपकी ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ग्रुप में डिसीजन
को डिसीजन का बेस बना सकते हैं ग्रुप से, और उसके अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा नॉन क्वांटिटेटिव मेथड ख़त्म होता है। अब हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव मेथड की मेथड्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल टेक्निक्स। इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल टेक्निक क्या होती है कि जैसे ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिनल यूटिलिटी है, रेशियो एनालिसिस है, कॉस्ट बेनिफिट है, ये सारी इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल टेक्निक है। इनके अनुसार हम इन विकल्पों का चयन करके, इनको इवेल्युएशन करके निर्णय हमारा इजी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल रिसर्च और मेथड्स। इसमें हम ये करते हैं कि समस्या के समाधान के लिए मॉडल तैयार करते हैं ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है उनको हम बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ सकें। इसमें बेस्ट जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई, वेटिंग लाइन, गेम थ्योरी हो गई, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद लास्ट दे रखा है अदर मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टेक्निक्स। इसमें है आपकी सैम्पलिंग थ्योरी, सर्वो थ्योरी, मोंटे कार्लो मेथड्स, फैक्टर एनालिसिस। तो ये सारी पर्ट्स, सीपीएम, ये सारी मेथड्स इसमें यूज़ की जाती है। इसी के साथ आपका डिसीजन मेकिंग का टॉपिक आज हम यही ख़त्म करते हैं टॉपिक। थैंक यू।